मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं हो रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि या तो ईरान की जिद चलेगी या फिर अमेरिका की बारूदी चेतावनी। 45 दिनों से समुद्र के बीच फंसे हैं 650 जहाज और उन पर लदा है अरबों का सामान। आखिर अब कौन सा रास्ता बचा है जो अब हमारी और आपकी जेब पर भारी ना पड़े? क्या विकल्प हो सकते हैं? आज चर्चा इस पर करेंगे। और महिला आरक्षण का तोहफा या परिसीमन का सियासी जाल। 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है संसद का स्पेशल सेशन और सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर सीधा वार। आखिर क्यों कांग्रेस इसे संविधान पर हमला बता रही है? क्या आरक्षण की आड़ में दक्षिण भारत की सीटें कम करने की तैयारी है या निशाना जातिगत जनगणना पर है? आरक्षण के नाम पर मचे इस घमासान के पीछे की असली कहानी क्या है? आज इसी बड़े सच से पर्दा उठाएंगे। और बिहार की सत्ता में दशकों पुराना नीतीश युग खत्म होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। पहली बार बीजेपी के माथे सजने जा रहा है बिहार सीएम का ताज। पटना में हलचल तेज है, दिग्गजों का जमावड़ा है और सबकी नजरें शिवराज सिंह चौहान की उस जादुई पर्ची पर टिकी हैं जिसमें बिहार के नए निजाम का नाम बंद है। सत्ता के सबसे बड़े उलटफेर की एक एक इनसाइड डिटेल्स आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों ने इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें थाम रखी हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, अब पूरी तरह एक डेथ ट्रैप यानी मौत के जाल पर बदल चुका है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई। अमेरिका ने जो कड़ा रुख अपनाया उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जब बिना किसी समझौते के इस्लामाबाद से वापस लौटे तो वॉशिंगटन ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान को इस रास्ते से $1 की कमाई भी नहीं करने दी जाएगी। अभी तक ईरान इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाज़ों से मोटा टोल टैक्स वसूल रहा था और अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में अपनी परमाणु पनडुब्बियों और जंगी बेड़ों को तैनात कर फुल नेवल ब्लॉकेट की घोषणा कर दी है। यानी अब अगर कोई जहाज ईरान की शर्तों को मानकर आगे बढ़ता है तो अमेरिकी मिसाइलें उसे निशाना बनाने के लिए तैयार खड़ी हैं। इस वक्त समुद्र के बीचों बीच जो मंजर है वो बेहद डरावना, खौफनाक है। पिछले 45 दिनों से ये रास्ता बंद होने की कगार पर है और करीब 650 से ज़्यादा मालवाहक जहाज बीच लहरों में ही फंसे हुए हैं। इन जहाज़ों पर अरबों डॉलर का सामान और कच्चा तेल लदा हुआ है, लेकिन उनके सामने दोहरी मुसीबत है। एक तरफ ईरान सिर्फ उन्हीं को रास्ता दे रहा है जो भारी भरकम फीस चुका रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ कह दिया है कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को दुश्मन माना जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि इस गतिरोध को तोड़ेगा कौन? जब कूटनीति के दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं तब दुनिया की नजरें 4 बड़े मोर्चों पर जाकर टिक गई हैं। पहली सबसे बड़ी उम्मीद रूस से है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संकट के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से लंबी बातचीत की। चूंकि पुतिन के संबंध ट्रंप और ईरान दोनों से बेहतर हैं, इसलिए माना जा रहा है कि मॉस्को इस आग को बुझाने में मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है। वहीं दूसरी ओर तुर्की ने अपनी पुरानी बैकडोर डिप्लोमेसी को एक्टिव कर दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान लगातार पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों के संपर्क में है ताकि अमेरिका के प्रस्तावों पर ईरान को फिर से मेज पर लाया जा सके। इसी बीच एक चौंकाने वाला घटनाक्रम लेबनान और इजराइल के बीच भी देखने को मिल रहा है। साल 1983 के बाद पहली बार वॉशिंगटन में लेबनानी और इजरायली दूतों के बीच सीधी बातचीत हुई है। अगर लेबनान के मोर्चे पर शांति होती है तो ईरान पर दबाव कम हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी अब इस मामले में एंट्री ले ली है। उन्होंने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की बात कही है जो होर्मुज की नाकेबंदी को हटाने के लिए दबाव बनाएगा। तो फिलहाल स्थिति वेट एंड वॉच की है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर होर्मुज का ये रास्ता जल्द नहीं खुला तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। और देश की राजधानी दिल्ली में सियासत में आधी आबादी के पूरे फैसले पर सबकी नज़र है। केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसका मुख्य एजेंडा नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण पर चर्चा है।
लेकिन इस सत्र की टाइमिंग और मंशा पर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीखा लेख लिखा है, केंद्र सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि इस सत्र का असली मकसद महिला आरक्षण देना नहीं, बल्कि परिसीमन के नाम पर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलना है। सोनिया गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनावी माहौल है, तब इस तरह का अचानक सत्र बुलाना सिर्फ विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में धकेलने का एक चाल है। उनका तर्क है कि महिला आरक्षण तो सितंबर 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन सरकार ने उसमें जनगणना और परिसीमन की शर्त जोड़कर उसे भविष्य के लिए टाल दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है, जो काम 30 महीने पहले हो जाना चाहिए था, उसके लिए इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई जा रही है। विपक्ष ने मांग की है कि यह सत्र 29 अप्रैल के बाद बुलाया जाए, ताकि सभी दल इसमें शामिल हो सके। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को दोबारा तय करना, सोनिया गांधी ने इसे बेहद खतरनाक बताया है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत में जनसंख्या का बड़ा अंतर है। जिन राज्यों में परिवार नियोजन को बेहतर तरीके से लागू किया गया, उन्हें डर है कि जनसंख्या कम होने के कारण परिसीमन के बाद उनकी सीटों की संख्या कम हो सकती है, और ऐसा डर दक्षिण भारत में है। और उत्तर भारत का राजनीतिक दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही जनगणना में हो रही देरी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। 2021 में होने वाली जनगणना अब तक टलती रही है, जिससे करोड़ों लोग खाद्य सुरक्षा जैसे अधिकारों से वंचित रह गए। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री जाति आधारित जनगणना से बचने के लिए डिजिटल जनगणना का बहाना बना रहे हैं। सोनिया गांधी ने स्पष्ट कहा कि बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने महज 6 महीनों में जाति सर्वेक्षण पूरा कर लिया, तो केंद्र सरकार को 2027 तक इंतजार क्यों करना पड़ा। कांग्रेस का मानना है कि आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं को जगह न देना और आरक्षण लागू करने को परिसीमन से जोड़ना सामाजिक न्याय के साथ खिलवाड़ है। अब देखना ये होगा कि 16 अप्रैल से शुरू होने वाले इस सत्र में सरकार विपक्ष के इन सवालों का क्या जवाब देती है। और आइए चलते हैं बिहार, जहां राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे एक नया निजाम मिलने वाला है। पटना की गलियों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक सिर्फ एक ही हलचल, आखिर बिहार का अगला राजपाट किसके हाथ होगा। सालों तक बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, और बिहार के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इस ऐतिहासिक मिशन को अंजाम देने के लिए शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके पटना पहुंचते ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन असली सस्पेंस कल शाम 4 बजे खत्म होगा। इसी बैठक में उस नाम पर मुहर लगेगी जो बिहार का अगला किंग बनेगा। सियासी हलकों में चर्चा तेज है कि शिवराज की उस पर्ची में किसका नाम लिखा है। क्या कोई पुराना दिग्गज होगा या फिर कोई चौंकाने वाला नया चेहरा। इधर पटना में बदलाव की तस्वीरें अब साफ दिखने लगी हैं। जेडीयू मुख्यालय से वो पोस्टर हटा दिए गए हैं जिन पर 2025 से 30 फिर से नीतीश जैसे नारे लिखे थे। इस बात का ये सीधा संकेत है कि जेडीयू ने अब बीजेपी के नेतृत्व वाली नई व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाते जाते उतने ही सक्रिय दिख रहे हैं जैसे वो हाजीपुर की ओर विकास कार्यों का जायजा लेने निकले हों। मानो अपनी पारी का अंत भी पूरे दमखम के साथ वो करना चाहते हैं। कल यानी 14 अप्रैल का दिन बिहार की राजनीति के लिए एक युग का अंत करने वाला दिन होगा। कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 11 बजे नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे और उसके बाद तुरंत राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और फिर शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की निर्णायक बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने नई सरकार की स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 15 अप्रैल से सुबह 11 बजे पटना का लोक भवन उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा जब बिहार की नई सरकार शपथ लेगी बिना नीतीश कुमार के। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है और पटना की सड़कों पर जश्न का माहौल अभी से दिखने लगा है। अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, जिसके बाद बिहार की सत्ता के इस नए अध्याय का असली नायक पूरी दुनिया के सामने होगा। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।